हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा, और वो है लॉज ऑफ मोशन। अगर लॉज की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इससे कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, अब आप ध्यान से समझो। जैसे मेरे हाथ में अगर ये स्टाइलस है, तो अगर मैं अपने हाथ को रेस्ट में ले आऊं और इसको एज इट इज रखूं बहुत देर तक, तो आप देखोगे ये ऐसे ही रहेगा, इसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और अगर मैं इसको उठाकर मोशन में ला रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? वो तो आप कह सकते हो कुछ केसेस में कि ये स्टाइलस है, अगर इसका वेट बहुत ज्यादा कम है तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि ऐसा हमें वो फोर्स भी फील नहीं हो रहा कि हम इसको उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लो और उसको भी ऐसे उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं फोर्स फील होगा। जैसे कि अगर कहीं पे एक ब्रिक है या एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, अगर आप उसको उठा रहे हो वहां से, वो रेस्ट में है और उसको मोशन में ला रहे हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर सोचने वाली बात यह है, वो होता है इनर्शिया। इनर्शिया की अगर हम बात करें तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें वो है। अब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी अगर आलस में पड़े हुए हो तो पड़े ही रहोगे जब तक आपको कोई फोर्स जो है पुल नहीं करेगा, या आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं आएगा उठने के लिए। वो प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर होगा आपके पेरेंट्स की डांट, आपके टीचर्स का डर, हाँ कि भाई कल स्कूल में एग्जाम है और हमने तैयारी करनी है या टेस्ट हमने पढ़ना है। तो खैर ये तो सब अलग बात है, लेकिन इनर्शिया जो है, इनर्शिया भी आप यही कह सकते हो कि वो किसी भी बॉडी को आलसी बना देता है। कहने का मतलब वो बॉडी को उसी स्टेट में रखता है जिसमें वो है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और वो अगर बॉडी मोशन में है तो वो उसी सेम वेलोसिटी या उसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। अब फोर्स ना लगाना वो एक अलग बात है, लेकिन मेन है कि अगर कोई आपसे इनर्शिया की डेफिनेशन पूछे तो सिंपल आप ये बताओगे कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें वो है। तो अगर इसमें हम बात करें लॉज की, तो आप तीन लॉ पढ़ोगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर इसमें हम फर्स्ट लॉ पढ़े तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ से पहले हम इनर्शिया पढ़ते हैं। इनर्शिया आप सभी ने समझ लिया क्या होता है, लेकिन इनर्शिया भी तीन तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो। इनर्शिया के तीनों टाइप्स बताते आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात करते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा कि जिसमें अगर बॉडी रेस्ट में है, वो पड़ी हुई है जैसे भी, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी जिस मोशन के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ चल रही है, उसी वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो जब तक आप हैंडल को नहीं मोड़ते तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि आप जो है उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है जो बॉडी को उसी स्टेट में रखने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इनर्शिया जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनर्शिया जैसा कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। अगर इनर्शिया के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो किस तरीके से, तो एक्चुअल में न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक, अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक इस पर कोई आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। अब आप कहने लगो कि सर ये तो इनर्शिया की डेफिनेशन तो बन गई। अगर आप इसमें केवल यहां तक लिखते हो स्ट्रेट लाइन तक, तो ये बनेगी आपकी इनर्शिया की डेफिनेशन। लेकिन अगर आप इसमें ये भी लगा दोगे अनलेस इट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट, इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा तब तक, तो जब ये आप ये लाइन और ऐड कर दो तो ये आपका बन जाता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो ध्यान रखना, इसमें जो है इनर्शिया जैसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इनर्शिया की डेफिनेशन में और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बस इतना से डिफरेंस है। अगर आप ये लाइन और ऐड कर दो कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक तो वो रहेगी उसी मोशन में या उसी स्टेट में, रेस्ट में, अगर जिसमें वो है। तो जब ये बन जाएगा फर्स्ट लॉ, और अगर आपने ये लगाया है तो ये फर्स्ट लॉ बना, और ये नहीं लगाया, खाली आपने इतना मेंशन किया है कि वो बॉडी उसी स्टेट में है जिसमें वो है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो कहलाता है इनर्शिया। तो ध्यान रखना है, इनर्शिया की डेफिनेशन में और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। अब आपने देखा होगा, जैसे आपके दिमाग में बहुत बच्चों की चीज आ रही होगी कि सर एक्सटर्नल फोर्स की कई बार रिक्वायरमेंट नहीं रहती।
अगर आपने एक बॉल ली और उस बॉल को ऐसे थ्रो किया तो सरफेस पर वो मूव करते करते थोड़ी देर बाद खुद रुक जाएगी। या आपने किसी बॉल को लिया, उसको ऐसे हवा में ऊपर फेंका तो थोड़ी देर बाद वो खुद एक रेस्ट में आके वापस नीचे आ जाएगी। तो आप बच्चों को लग रहा है कि कहाँ उसमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो एक्सटर्नल फोर्स इट्स नॉट कि हमेशा आप ही लगाओ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती, जैसे कि अगर आपने फर्श पर किसी बॉल को लुढ़काया है, थोड़ी देर बाद वो मूव करना बंद हो जा रही है, खुद रेस्ट में आ रही है, तो उसके पीछे का रीजन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है और वो रुक के फिर वापस नीचे आती है, तो उसके पीछे का रीजन है ग्रेविटी। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई बार जरूरी नहीं है कि आप ही फोर्स लगाओगे, आपके बिना करे भी बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में हो रही है, दुनिया चल रही है आपके बिना भी। तो ये चीजें आप जान लो। चलो, इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है। ये तो एग्जाम्पल आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों की बुक रखी तो रहती है, टेबल हो या बैग हो, कहाँ उन्हें निकालने की जहमत आप लोग करते हो। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपके केस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा। इवन ये तो आपके ऊपर भी लग रहा है, जहां आप पड़े हो वहां पड़े ही रहोगे जब तक आपके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आप ही से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। तो आप सभी बच्चे इसको अंदर डाल लो, अपने पूरे जहमत दिमाग में डाल लो कि क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और एग्जाम में आए तो इसको छोड़ के नहीं आना। चलो, इनर्शिया जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल इन द सेंस ये कोई ह्यूमन मेड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हर एक बॉडी के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी है जो ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होने देती। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिपेंड करेगी ये इनर्शिया किस पर, मास पर। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है आप लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया करो, फिट रहा करो। देखा होगा जब आपकी बॉडी बल्की हो जाती है, कहाँ आपका मन करता है किसी भी चीज को करने का, उस टाइम पे आप में इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें आप समझ लो। नाउ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की अगर बात करें तो लिख के ले लो आप लोग, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और सेकंड लॉ से ही आपका फोर्स का एक मेन फॉर्मूला बनता है, जो कि होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपका सेकंड लॉ के डेरिवेशन में ही निकल के आएगा। चलो, अब सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड दैट, इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या होता है मोमेंटम, जैसे कि मैं एक बॉल लूं और उस बॉल को ऐसे थ्रो करके आपकी तरफ फेंकूं। अगर मैंने उस बॉल को बहुत तेजी से फेंका तो आपके बॉडी पे जाके जब वो लगेगी तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। उसके चोट लगने के पीछे का रीजन रहेगा मोमेंटम ही, क्योंकि उस बॉल का एक मास था और जब मैंने उसको फेंका तो उसके पास एक वेलोसिटी भी आ गई। और मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाता है, मोमेंटम। मोमेंटम की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ समझने वाला। और मोमेंटम किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, मास पर और वेलोसिटी पर। अगर मैंने बहुत तेजी से फेंकी वो तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा दी अगर मैंने, तो तब एक तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर भाई मैंने हल्की सी चोट मारी, आपको कोई पत्थर फेंका छोटा सा और धीरे से फेंका, चोट नहीं लगेगी। मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है, मैंने आपको बहुत तेजी से फेंक के मारी तो उसमें चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि इस बार वेलोसिटी बढ़ गई थी। और आप देख भी सकते हो पी के सामने जो क्वांटिटी है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम भी बढ़ा। सेकेंडली क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या हुआ कि मैंने क्या करा, एक छोटा सा कागज को रैप किया और आपको मारा, उससे आपको इतनी चोट नहीं लगेगी। सेम साइज का मैं उतना बड़ा पत्थर ले लूं तब मारू तो तब जरूर ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि अब मास बढ़ जाएगा। तो खैर यहाँ पे हिंसा नहीं फैलानी, वायलेंट नहीं होना आप लोगों ने कि किसी को पत्थर ही फेंक के मारे हो। मोमेंटम को आप चेक करने के लिए इन फैक्टर्स के ऊपर बस समझ जाओ कि मास और वेलोसिटी दो फैक्टर बढ़ने पर मोमेंटम बढ़ जाता है। अब ये सेकंड लॉ से कैसे कनेक्ट होगा? सेकंड लॉ से ये ऐसे कनेक्ट होगा, पहले आपको थोड़ा सा बता दूं इसको मैथमेटिकली। सेकंड लॉ को अगर आप मैथमेटिकली समझ जाओ तो थ्योरेटिकली समझना ज्यादा आसान होगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब जहां पे रेट वर्ड आ जाए तो अपोन में क्या आएगा, टाइम जरूर आएगा। तो ये कहता है आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कहने का मींस चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम में बदलाव होगा पर सेकंड में, वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर। अगर आपने फोर्स को बढ़ा दिया या फोर्स को घटा दिया तो उसी के हिसाब से मोमेंटम भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा।
तो कहने का मीन्स अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगाया तो मोमेंटम में भी बदलाव बहुत ज्यादा होगा। कैसे बदलाव बहुत ज्यादा होगा? जैसे कि भाई आप खेल रहे हो क्रिकेट, क्रिकेट के तो सारे शौकीन हो। अगर आपको क्या करा किसी ने, आपने पहले सिक्सर मारना है तो बॉल आई और आपने उसको हिट किया, तो अब इस बारी फोर्स थोड़ा कम रह गया था जिस वजह से सिक्सर नहीं लग पाया। अब आपके दिमाग में छाया जुनून वापस से और बॉल आई, अब तो आपने पूरी ताकत लगा दी, अब आपने फोर्स बढ़ा दिया एज कंपेयर टू बिफोर। जैसे फोर्स बढ़ाया इस बार सिक्सर लग गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि फोर्स बढ़ाने से क्या बढ़ा? मोमेंटम बढ़ा। अब मोमेंटम तो दो चीजों पे बढ़ेगा, या तो मास पे या वेलोसिटी पे। अब जो बॉल थी, उस बॉल तो वही वाली है, बॉल तो चेंज की नहीं, मास तो वही रहा, उसकी क्या बढ़ गई? वेलोसिटी बढ़ गई। तो फोर्स बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ी, जिसकी वजह से एक तरीके से मोमेंटम बढ़ गया। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में बदलाव हुआ किसके बढ़ने पर? फोर्स के बढ़ने पर। तो यही कहता है सेकंड लॉ कि फोर्स बढ़ाने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में भी आप इंक्रीमेंट देखोगे। और इसमें एक चीज और लोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। यानी कि मोमेंटम में बदलाव उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा। जैसे कि आप पहले ऐसे फेंक रहे थे, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में हुआ। इस बार अगर आप डायरेक्शन ऐसे लगा दो तो मोमेंटम में जो बदलाव होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब चलो इसी चीज को समझ लो आप थ्योरेटिकली। देखो अभी, चलो अब थ्योरेटिकली इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रफ नोटबुक पे लिख लो, उसको देखते चलो, फिर इसको पढ़ते चलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज। रेट के लिए अपोन में टाइम जरूर लगाना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल इन द हाई जंप द एथलीट इवेंट, एथलीट्स आर मेड टू फॉल ऑन द सैंडबैंड। जब कोई बड़ा इवेंट होता है और वो उसमें जंप करते हैं तो वो सैंड पे गिरने के लिए उनको कहीं ना कहीं अलाउ किया जाता है। दिस इज टू इंक्रीज द टाइम फॉर द एथलीट टू फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, ताकि उन्हें रुकने में थोड़ा समय लगे और वो चोट उनके बहुत ज्यादा ना आए बॉडी पे। इससे अलग एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और है जिससे आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। जैसे अगर आपने बॉल को कैच करना, आप कर रहे हो फील्डिंग, आपको बॉल को कैच करना है, तो जब आप कैच करते हो तो आप एकदम से ऐसे नहीं पकड़ोगे, आप हाथों को ऐसे करते हुए पकड़ते हो। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे उसका मोमेंटम कम होगा तो आपके हाथों में चोट ज्यादा नहीं लगेगी, और एकदम से बॉल आई और आपने उसको ऐसे पकड़ लिया तो आपके हाथों में चोट ज्यादा लग सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर फोर्स कम हो जाएगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो ये सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ आप डेली रूटीन में अपनी लाइफ में देख लो, इवन थर्ड लॉ भी, ये लॉ आपकी लाइफ के ही पार्ट है, आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बस बात यह है कि आपको इनको समझना है, और साइंस को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप उनको रियल टाइम के इंसिडेंट से कनेक्ट करोगे कि हाँ चीजें कैसे कैसे आपकी लाइफ में हो रही है और वहां पे कैसे कैसे वो लो लग रहा है। अगर आप ऐसे लगाना सीख गए तो साइंस जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना बन के एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो अब अगर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने लगे तो उससे पहले ये टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा और ध्यान से समझ लो। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी इन दो चीजों का ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, एक नंबर में एमसीक्यू में बन सकती है। वेक्टर क्वांटिटी वो जिनमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें दोनों चीजें हैं। और इसकी एसआई यूनिट की बात हम कर ही चुके हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नाउ अगर इसके मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें कुछ चीजें आपको लेनी पड़ेगी। मान के चलो कोई बॉडी है जिसका मास आपने m ले लिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, फाइनल वेलोसिटी v ले ली, फोर्स F लग रहा है, इनिशियल मोमेंटम p1, फाइनल मोमेंटम p2। अगर मैं इस पे लगाऊं तो ये कहता था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? m कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा v माइनस यू अपॉन में t। v माइनस यू अपॉन में t ये जो है ये किसके इक्वल होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, तो ये क्या बन गया? एक्सीलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में रखते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट इज k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। तो फाइनली जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा मास इन, ध्यान से देख लो आप सभी, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू, ध्यान से देख लो, जो भी आपका डाउट है आप लिख सकते हो। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स
फोर्स की एसआई यूनिट सभी को पता है न्यूटन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरह से वो डेली हमारी लाइफ में लगता है, वो सब कुछ हम करेंगे। लेकिन आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आने हैं ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए ज्यादा आसान हो सके। चलिए, थैंक यू एवरीवन।